Question number 31. Consider the situation shown in figure. The system is released from rest and the block of mass 1 kg is found to have a speed of 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter. देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg, जब ये 1 मीटर नीचे की तरफ जाता है, ओके, तो ये कितनी स्पीड गेन कर लेता है? 0.3 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली इसको रेस्ट से रिलीज किया गया था। दोनों ब्लॉक्स की इनिशियल स्पीड क्या है? 0 के इक्वल। ओके, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। ब्लॉक और टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, हमें ये बताना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला तो आप प्योर काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन यूज करके कर लो, वर्क एनर्जी का कोई रोल ही नहीं होगा। कैसे? देखो, इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और डिस्प्लेसमेंट पता है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन यूज करूंगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, और इसको यूज करके मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लूंगा। ओके, अच्छा, इसका एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो यहाँ टेंशन पता चल गया, और यहाँ टेंशन पता चल गया तो ये भी टेंशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये टेंशन पता चल गया। दूसरा, यूजिंग कंस्टेंट रिलेशन हम लोग इसकी वेलोसिटी इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन पता चल गया, टेंशन पता चल गया, तो यहाँ से हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, और फ्रिक्शन फोर्स से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये होगा पहला अप्रोच। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन वर्क एंड एनर्जी में है, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ये हो रहा है 1 मीटर, करेक्ट। अब आप यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन लिखोगे, यहाँ पे टेंशन टी है, तो ये दोनों टेंशन टी के इक्वल है, टी और टी। तो ये टेंशन कितना होगा? यहाँ पे टेंशन होगा 2t। तो अपने को पता है कि एज पर कंस्टेंट रिलेशन यदि ये 1 मीटर नीचे आया तो क्या होना पड़ेगा? इसे 2 मीटर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? टेंशन के इनवर्स रेशियो में होगा। दिस इज कंस्टेंट रिलेशन। सिमिलरली, यदि वेलोसिटी लिखा जाए, ओके, यहाँ पे टेंशन है टी, यहाँ पे टेंशन है 2t। तो इस ब्लॉक की यदि वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डबल। ओके, दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? दिस इज कंस्टेंट रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो होंगे वो टेंशन के इनवर्स रेशियो में होते हैं। जैसे वेलोसिटी का रेशियो है, यहाँ पे देखो निकाला हमने 2:1, टेंशन का रेशियो है 1:2 के इक्वल। ये ऑलरेडी इतना हम लोग लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थियरम। लेट अस कंसीडर ब्लॉक्स, दोनों जो ब्लॉक्स हैं प्लस स्ट्रिंग एज अ सिस्टम। ओके, अब देखो जो स्ट्रिंग है ना, वैसे आप बहुत बच्चे स्ट्रिंग को सिस्टम में नहीं लेते, लेकिन अपने को पता है कि स्ट्रिंग का नेट वर्क डन क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग यदि पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो इस ब्लॉक पे जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो नेगेटिव वर्क करेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिख भी जाएगा, यहाँ पे होगा T×2 और यहाँ पे होगा 2T×1। तो वर्क डन बाई टेंशन क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। ओके, आप चाहो तो मैं एक अलग डायग्राम में यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो होगा क्या, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा आगे की तरफ 2 मीटर, इस पे लगेगा टेंशन टी आगे, यहाँ पे इस ब्लॉक पे लगेगा टेंशन 2t ऊपर की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ 1 मीटर। तो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0। यही बेसिस था, ओके, फॉर कंस्टेंट रिलेशन ऑफ स्ट्रिंग। ऐसे ही कंस्टेंट रिलेशन हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में डिराइव किया था। ओके, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू 0। ओके,
अब यदि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूं तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या आ जाएगा, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस पे जो 4 kg है, 4 kg पे mg नॉर्मल का वर्क डन 0 आएगा, करेक्ट। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखेंगे, जो भी वर्क है इस पे हो रहा है, इस पे 4 kg पे क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, वर्क डन बाय टेंशन भी होगा, लेकिन दोनों का जब वर्क डन बाय टेंशन लिखोगे तो वो कैंसल आउट ही हो जाएगा। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लिख दिया। नेट की बात हो रही है, वर्क डन बाय स्ट्रिंग नेट इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो यदि मैं 4 kg पे देखूं तो वर्क डन ऑन 4 kg बाई mg, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन 4 kg, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 kg, 4 मतलब 4 kg पे हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा टेंशन का भी कुछ वर्क होगा, लेकिन टेंशन का जब नेट निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ओके, प्लस इस 1 kg पे क्या क्या लग रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 1 kg, सो वर्क डन ऑन 1 kg बाय ग्रेविटी। अच्छा टेंशन का मैं नहीं लिख रहा हूँ 1 kg पे, एक्चुअली 1 kg पे टेंशन भी वर्क करेगा, लेकिन नेट टेंशन का जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा 4 kg और 1 kg को मिला के। सो दीज आर द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। 4 kg पे mg और नॉर्मल वर्क नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 kg का डिस्प्लेसमेंट और mg का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखो मान लो 4 kg जब आगे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, करेक्ट। आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। ओके, और नॉर्मल आप कैलकुलेट कर सकते हो 4g के इक्वल, करेक्ट, दैट इज 4 म्यू जी, इतना आ जाएगा। लास्ट में ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा ऑन 4 kg, दिस इज माइनस एफ इंटू 2। माइनस क्यों, क्योंकि फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड्स राइट। ओके, इसलिए माइनस, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, एफ के इक्वल, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 kg ब्लॉक। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 1 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, mg, तो दिस इज 1 × g, दिस इज फोर्स, और कितना नीचे आया ये 1 मीटर, सो दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 1 kg ब्लॉक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 4 इंटू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 4 kg ब्लॉक, 0.6 का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू 1 kg ब्लॉक की हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, सो दिस इज 0.3 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। तो दिस इज -2f प्लस जी। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 0.09/2, तो दिस इज 0.045 जूल्स, करेक्ट। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 4/2, तो दिस इज 0.72। ओके, जी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 9.8 ले लेंगे।
तो चलो यहाँ पे एफ की वैल्यू भी रख देते हैं। एफ कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 4 म्यू जी। सो दिस इज इक्वल टू 0.765। ओके, जी से डिवाइड कर दो तो दिस इज -8 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0.765 बाई जी। क्वेश्चन में जी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है तो हम लोग इसे 9.8 अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो डिवाइडेड बाई 9.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0780। 0.0780। ओके, इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो 1 माइनस 0.0780 इज इक्वल टू 8 म्यू। करेक्ट, तो म्यू कितना आ जाएगा, इसमें से पहले 1 माइनस कर देते हैं तो दिस इज 0.9219। तो यहां से 8 से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा म्यू की वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू 0.11524। अप्रोक्सीमेटली हम लोग म्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0.12 के इक्वल। ओके, तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। A block of mass 100 gram is moved with a speed of 5 meters per second at the highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane। देखो, ब्लॉक का मास कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या होता है, 0.1 kg। करेक्ट, स्पीड कितनी है इस ब्लॉक की, 5 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 0.1 मीटर। इस ब्लॉक को क्या किया है, इस सर्कुलर ट्यूब के अंदर रखा है। ओके, मैं दिखाता हूं ये सर्कुलर ट्यूब कैसा दिख रहा होगा। देखो, ये जो ट्यूब आप देख रहे हो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। करेक्ट, यहाँ पे ये जस्ट यहाँ पे फिट हो रहा है। करेक्ट, ऐसा नहीं कि बहुत ही टाइट फिटिंग हो रही है, मान सकते हो कि ऐसा कुछ। थोड़ा सा मैं स्पेस भी दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये दिख जाए कि ये पार्टिकल या ये जो ब्लॉक है ये मोशन कर पा रहा है, और इस इंस्टेंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी है v। ऐसा, इसको मैं u लिख दूं, ऐसे u। ओके, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। फाइनली क्या हो रहा है, द ब्लॉक, देखो यहां पे क्या दिया है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज सच दैट द ब्लॉक जस्ट फिट्स इन। ये जो ब्लॉक क्या है, जस्ट फिट हो रहा है। ओके, द ब्लॉक मेक्स सेवरल ऑसिलेशन इनसाइड द ट्यूब एंड फाइनली स्टॉप्स एट द लोवेस्ट पॉइंट। देखो, इस वेलोसिटी की वजह से ये बार बार ऐसे कुछ कुछ ऑसिलेट कर रहा है ट्यूब के अंदर, ऐसा बाहर नहीं आ रहा है। देखो, ऐसा ट्यूब के अंदर ही ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, फिर ऐसा ऑसिलेट किया किया किया, और फाइनली क्या हुआ, ये यहाँ पे आके फाइनली रुक गया। समझ में आ रहा है, फाइनली यहाँ पे आके ये जो ब्लॉक है या फिर ये जो पार्टिकल है, मैं इसको ऐसे गोल सा पार्टिकल दिखा रहा हूँ, फाइनली आके ये यहाँ पे रुक गया।
अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक। तो देखो, अगर जो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं, सो व्हाट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा प्लस वर्क डन बाय ट्यूब, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, इनिशियल स्पीड मुझे पता है, तो क्या मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.1 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, तो दिस इज 1.25 जूल्स। ओके, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दिस implies काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे देखो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्या मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी बड़े प्यार से बता सकता हूं? क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि ये कितना नीचे आया। कितना नीचे आया ये? H इज इक्वल टू 2R। ओके, H इज इक्वल टू कितना? 2R। आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? क्योंकि नीचे आ रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगता है, तो mgh वर्क डन बाय ट्यूब अपने को कैलकुलेट करना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1.25 जूल। ओके, मास कितना है? 0.1 kg। जी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9.8 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 9.8 इंटू हाइट कितना है? 2R के इक्वल, 2R मतलब 0.2 मीटर्स, प्लस वर्क डन बाय ट्यूब इज इक्वल टू माइनस 1.25। तो ये कितना आ जाएगा? 9.8 इंटू 0.2 इंटू 0.1, तो दिस इज 0.196 प्लस वर्क डन बाय ट्यूब इज इक्वल टू माइनस 1.25। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। वर्क डन बाय ट्यूब राइट साइड में जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ रहा है 1.446 माइनस 1.446 जूल्स। ओके, approximately this is 1.45 joules, correct? Next, question number 33. A car weighing 1400 kilogram is moving at a speed of 54 kilometer per hour up a hill when the motor stops. देखो, एक कार है जिसका मास कितना है? 1400 किलोग्राम। ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो कार है ये इस स्पीड पे बंद हो जाती है, करेक्ट? मतलब इंजन अब पावर सप्लाई नहीं करेगा। आप चाहो तो एक एक डेटा को ऐसे लिख भी सकते हो कि मास इज गिवन 1400 kg। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर्स पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। ओके, हाफ
इंटू 1400 इंटू 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जूल्स में। ओके, सो दिस इज 157,500 जूल्स। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ इट इज जस्ट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन, ये जस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, मतलब बस पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड क्या हो गई, 0, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड रिड्यूस होगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है जस्ट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, विच इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। ओके, मतलब ये जस्ट 10 मीटर ऊपर तक पहुंच जाता है। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क किया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी फ्रिक्शन ने वर्क किया उसका नेगेटिव लेना है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज 0। दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 0। अब यदि मैं आपको सिचुएशन दिखाऊं तो देखो ये कुछ इस तरीके से है, ये हमारी कार है। ओके, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये फाइनली अपने इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ये पाथ कैसा भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। और फाइनली यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझना कि जो हाइट है वो वर्टिकल हाइट दे रखा है। ओके, डेस्टिनेशन विच इज एट अ हाइट 10 मीटर अबव द पॉइंट, मतलब ये हाइट दे रखी है क्वेश्चन में। दिस हाइट इज इक्वल टू कितना, 15 मीटर। ओके, अब यहाँ पे यदि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस कार के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, नॉर्मल, तीसरा क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। कैसे पता फ्रिक्शन, क्योंकि इसी का वर्क डन तो पूछा है अपने से। दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, और वर्क डन बाय ग्रेविटी, ध्यान से देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड करता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि ये ऊपर गया, नीचे आता तो mgh होता, ऊपर गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, कितना है ये, 157,500। ओके, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, mgh लिख लेते हैं। मास कितना है, 1400। जी की वैल्यू क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि 10 लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जी की वैल्यू क्या ले लेंगे, 9.8। ओके, हाइट इज 10 मीटर प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज 1, एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 157,500। ओके, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, 157। सो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये राइट साइड में जाके बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 1400 इंटू 9.8 इंटू 10, सो दिस इज 137। ये पॉजिटिव हो जाएगा, 137,200 माइनस 157, तो ये आ रहा है माइनस 20,300।
So this is work done by the friction. So what is work done against the friction? इसी का negative. Therefore, work done against friction is equal to 20,300 joules. Okay. Next, question number 34. A small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless incline, which is 10 meter long and 3.2 meter high. देखो, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 200 ग्राम. क्या करेंगे हम लोग, इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.2 kg. करेक्ट. इसको एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है जिसका लेंथ है 10 मीटर और हाइट कितनी है 3.2 मीटर. ओके. हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप. बी पार्ट क्या है, टू स्लाइड द ब्लॉक अप द प्लेन. ओके. याद रखिएगा कि ये जो प्लेन है ये फ्रिक्शनलेस है. क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए आपको कि दोनों पार्ट का आंसर सेम ही होगा, ए और बी. देखो, अपने को ये पता है कि दिस हाइट, ये जो हाइट आप देख रहे हो ना, दिस हाइट इज 3.2 मीटर. ओके. अब हमें क्या करना है, ब्लॉक को लिफ्ट करना है ग्राउंड से और टॉप पे रखना है. ओके. ब्लॉक को ग्राउंड से लिफ्ट करना है और टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन पे मुझे रखना है. तो आ जाओ पार्ट ए पे. अच्छा, ये कोई भी पाथ फॉलो करके हम ले जा सकते हैं. जैसे इसमें कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं किया है ए पार्ट में, तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक को आपने यहां से उठाया, दिस इज द ब्लॉक. करेक्ट. ब्लॉक का साइज बहुत ही छोटा है. देखो, दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ब्लॉक, और कोई भी रैंडम पाथ फॉलो करके आप ब्लॉक को फाइनली यहां लेके आ गए. करेक्ट. दिस इज द फाइनल पोजीशन. कोई भी रैंडम पाथ हो सकता है. समझ में आ रहा है. याद रखना, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है और फाइनली भी ब्लॉक रेस्ट पे है. तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. okay, this implies kinetic energy initial and final are 0, therefore change in kinetic energy is equal to 0. यदि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, so work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 0. ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, -mgh प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू mgh. ओके. मास कितना है 0.2 kg, जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है, और हाइट कितना दिया है 3.2 मीटर्स, तो ये आ जाएगा जूल्स में. ओके. सो दिस विल बी इक्वल टू 3.2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 6.4 जूल्स. करेक्ट. तो ये क्या हो गया ए पार्ट. देखो, बी पार्ट का भी आंसर सेम आएगा. कैसे, बस फर्क ये है कि ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और फाइनली इसे स्लाइड करके हमें यहाँ पे लेके आना है. तो देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक तो ऐसा है. करेक्ट. लेकिन जब आप ग्रेविटी का वर्क डन लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा,
हमें वर्टिकल हाइट ही कंसीडर करना होता है। देखो नीचे लगेगा mg, ऐसा लगेगा नॉर्मल, और एक्सटर्नल एजेंट किसी भी तरीके से फोर्स लगा सकता है। दिस इज फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यदि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूं तो फिर से रेस्ट से स्टार्ट किया और फाइनली रेस्ट पे ही ले जाके रख दिया स्लाइड करके। ओके, इनिशियली भी ब्लॉक यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया और फाइनली जब यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए तो फाइनली ये रेस्ट पे आ गया। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या फिर से वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा? यस। ये यहाँ पे ये मत बोलना कि सर 10 मीटर गया है तो हम mg इंटू 10 लिखे, क्या गलत? क्या लिखना पड़ेगा? mg इंटू 3.2, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि ब्लॉक वर्टिकली ऊपर, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ और mg लगता है नीचे, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ये परपेंडिकुलर होता है। वर्क डन बाय, या फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ओके, हमेशा वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो ये जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे 0 है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करना है, तो फिर से आप देखोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू mgh। आप सारे वैल्यूज को फिर से सब्स्टिट्यूट कर लो, ये आ जाएगा 6.4 जूल्स के इक्वल। ओके, अब आते हैं हम लोग सी पार्ट पे। देखो सी पार्ट, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड? जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? इफ दो केसेस दे रखे हैं, इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। दूसरा, इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन, ये इंक्लाइन से स्लाइड करे। तो हमें पता है कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा। कैसे? देखो, यदि ये इंक्लाइन से गिर जाता है, मान लो ब्लॉक यहां था एकदम इस कॉर्नर पे, ओके, और फिर ये यहां से ऐसे गिर के नीचे आ जाता है फाइनली। समझ में आ रहा है मैं क्या ड्रॉ करना चाहता हूं? ब्लॉक यहां से गिर गया और ये यहाँ पे फाइनली आ गया नीचे। तो जब ये ड्रॉप होगा तो इसकी इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या होगी? 0। यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो v होगी, जो हमें कैलकुलेट करना है ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले। दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना होता है जब तक प्रॉब्लम में मेंशन नहीं करेगा। ओके, सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है ग्रेविटी। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? mgh, दिस इज इक्वल टू हाफ m। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh क्यों लिखा? क्योंकि वर्टिकली देखो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है h के इक्वल, दैट इज 3.2 मीटर। ओके, m से m कैंसिल हो गया, g की वैल्यू हमें 10 लेनी है, h इज 3.2, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। तो यहां से यदि आप v स्क्वायर देखोगे तो दिस इज इक्वल टू 64। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 8 8 या 64 होता है, तो 64 का रूट हो जाएगा 8। सो दिस इज 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग डी पार्ट पे। देखो यहाँ पे ये ब्लॉक है और यहां से स्लाइड करना शुरू करता है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। फाइनली ये ब्लॉक यहाँ पे आता है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। और यहाँ पे जब ये आएगा तो इसकी कुछ स्पीड होगी, कितनी? v के इक्वल, दिस इज स्पीड v।
यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे जब ये स्लाइड होगी? एक लगेगा mg, दूसरा लगेगा नॉर्मल, और अगेन नॉर्मल कोई वर्क नहीं करने वाला है। तो क्या मैं लिख सकता हूं अगेन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? ऑल द फोर्सेस में कौन कौन आएगा? दो ही फोर्सेस हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा क्या है? नॉर्मल फोर्स। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। करेक्ट। वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है ना वो डिपेंड करेगा, ये इस पे नहीं कि ये 10 मीटर है, वो डिपेंड करेगा कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका। इसके डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हमें क्या लेना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हाइट h। वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगेन जब आप सॉल्व करोगे फिर से वही रिजल्ट आ गया, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। करेक्ट। जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10, और हाइट कितना है? हाइट इज इक्वल टू 3.2, सो दिस इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे v कितना आ जाएगा? v विल बी इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस चीज को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि क्यों ए बी पार्ट का सेम आंसर आ रहा है और सी डी पार्ट का भी आंसर क्यों सेम है। ओके, so this is because of conservative nature of gravitational force. Okay,